मृत्यु का दिव्य सम्राट। अध्याय 46। भर्ती मिशन को स्वीकार करना। अनैतिक माहौल को नज़रअंदाज करते हुए डेविस ने केस फॉनवेन के निर्देशों का पालन करते हुए वायलेट जॉय हाउस पहुंच गया। जब वह उस जगह पहुंचा तो उसे जगह से बाहर होने पर बहुत अजीब लगा। उसने उन भावनाओं को एक तरफ धकेल दिया और वायलेट जॉय हाउस का चक्कर लगाया। जब वह वायलेट जॉय हाउस का चक्कर लगा रहा था तो उसे ऐसी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी जो इस तरह की जगहों पर आमतौर पर सुनी जानी चाहिए। एक ध्वनिरोधी प्रकार का गठन है न? कितना सुविधाजनक। इस जगह की अन्य विशेषताओं के बारे में सोचते हुए वह वायलेट जॉय हाउस के पीछे पहुंच गया। वहां एक जीर्ण शीर्ण दरवाज़ा था जो आधा खुला था। आमतौर पर कोई सोच सकता है कि यह वह जगह है जहां वे नई महिलाओं को दास के रूप में खरीदते हैं। डेविस आधे टूटे हुए दरवाजे के करीब गया और उसने किसी भी गठन की जांच की जो शायद कुछ लोगों को सचेत कर सकता था। ये देखकर कि उसकी दृष्टि में कोई गठन नहीं था, वह शांत हो गया और अंदर चला गया। कोई गठन नहीं, लेकिन ये भी समझ में आता है। अगर प्रवेश द्वार पर ही कोई होता तो लोगों का संदेह और जिज्ञासा और बढ़ जाती। जब वह धीरे धीरे अंदर गया तब भी वह लबादा पहने हुए था। उसे एक सुरंग मिली जो भूमिगत तहखाने की ओर जाती थी। भूमिगत तहखाने में डेविस ने देखा कि एक काले वस्त्र पहने व्यक्ति कुर्सी पर बैठा था। वह उसके थोड़ा करीब गया और किसी भी संभावित मार्ग की तलाश की। दुर्भाग्य से उसे कोई मार्ग नहीं मिला, बल्कि केवल एक संरचना मिली। फिर उसने चिंतन में अपनी आंखें बंद कर लीं। अब कोई मार्ग नहीं है, केवल एक संतरी को इस चौकी पर प्रभारी बनाया गया है। लगता है कि मैं उसके माध्यम से ही जा सकता हूँ। डेविस ने आह भरी। अपनी अगली कार्रवाई तय करने के बाद वह लबादा पहने हुए ही कर्कश आवाज में बोला, क्या आप ही हैं जो डार्क अर्थ संगठन के लिए भर्ती का प्रभारी है? कौन? वह काले वस्त्र पहने व्यक्ति जिसने ये सुना डेविस से डरकर अपनी कुर्सी से गिर गया। डेविस ने फिर अपनी डार्क कंसीलिंग श्राउड आर्ट का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, जिससे वह दिखाई देने लगा। काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को अब अचानक एक छोटे कद के बूढ़े व्यक्ति की उपस्थिति दिखाई देने लगी जो काले वस्त्र पहने हुए था। ऐसा छिपाव, सीनियर, आप निश्चित रूप से एक विशेषज्ञ हैं जिसकी हमारे डार्क अर्थ संगठन को जरूरत है। काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने अपने हाथ जोड़े और थोड़ा झुका। तो शामिल होने का तरीका क्या है? ये सुनकर काले वस्त्र वाला व्यक्ति बेहद खुश हुआ। उसने जल्दी से डार्क अर्थ संगठन में शामिल होने की प्रक्रिया के बारे में बताया। डार्क अर्थ संगठन में शामिल होने के लिए उस व्यक्ति को एक निश्चित व्यक्ति द्वारा सौंपे गए हत्या मिशन को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए, और इस स्थान के लिए वह निश्चित व्यक्ति मैं हूं। एक एनिमेटेड अभिव्यक्ति के साथ यह कहते हुए उसने 3 स्क्रॉल निकाले और डेविस को दे दिए। आमतौर पर मैं एक मिशन को पूरा करने के लिए एक भर्ती के लिए केवल एक स्क्रॉल देता हूं, लेकिन चूंकि सीनियर इतना शक्तिशाली है इसलिए मैं 3 स्क्रॉल दे सकता हूं। सीनियर उनमें से किसी एक को चुन सकता है और शेष 2 स्क्रॉल सौंप सकता है। वास्तव में ये प्रक्रिया अपने आप में आपके लिए अनावश्यक है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि आप कम से कम एक पीक लेवल अर्थ ग्रेड हत्यारे के रूप में रैंक करने में सक्षम होंगे, लेकिन नियम हैं। उन नियमों के बिना उच्च अधिकारी निश्चित रूप से इस संगठन को अधिक समय तक नहीं चला पाएंगे। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने समझाया कि उसे डर था कि वरिष्ठ अधिकारी गलत समझ लेंगे कि उन्हें इतना कम स्तर का मिशन क्यों दिया जा रहा है। रुको, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं इस डार्क अर्थ संगठन में शामिल होना चाहता हूं, डेविस ने बीच में कहा, जबकि काले वस्त्र पहने व्यक्ति की आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं। आपका संगठन अपने सदस्यों पर क्या प्रतिबंध लगाता है? ये सुनकर काले वस्त्र पहने व्यक्ति को अब समझ में आ गया और वह हंस पड़ा। हाँ, उस वरिष्ठ अधिकारी के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा संगठन अपने अर्थ ग्रेड सदस्यों और उससे ऊपर के सदस्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। केवल मॉर्टल ग्रेड सदस्य ही हमारी शाखाओं तक सीमित हैं, जब तक कि वे अर्थ ग्रेड रैंक प्राप्त नहीं कर लेते। सीनियर की ताकत के साथ संगठन आपकी गतिविधियों और ठिकानों पर बिल्कुल भी प्रतिबंध नहीं लगाएगा। वास्तव में हमारे सदस्य सिर्फ अपने उपनाम या उपाधियों के साथ खुद को पंजीकृत करते हैं, इसलिए उनकी असली पहचान डार्क अर्थ संगठन से भी छिपी रहती है, जब तक कि वे इसे प्रकट करने के लिए इतने मूर्ख न हों। अच्छा, इससे मैं लोगों की हत्या करते हुए अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ा पाऊंगा, डेविस ने मन ही मन जश्न मनाते हुए सोचा। ठीक है, डेविस ने तीनों स्क्रॉल को देखने के लिए मुड़कर देखा। उसने पहला स्क्रॉल खोला। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, मिशन, मार्क की हत्या, प्रकार, हत्या, ग्रेड, निम्न स्तरीय नश्वर ग्रेड मिशन, आवश्यकता, वर्णन, एक व्यक्ति जो इंपीरियल कैपिटल में काइल रेस्तरां के पास एक अनाथालय चलाता है। उसकी साधना शिखर स्तर ऊर्जा संघनन चरण पर है। लक्ष्य की छवि, पुरस्कार, निम्न स्तरीय नश्वर ग्रेड डार्क संगठन का बैज, मिशन जारीकर्ता, अनाम, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इसे पढ़कर डेविस ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। एक व्यक्ति जो अनाथालय चलाता है, एक निर्दोष। उसने तुरंत इसे बंद कर दिया और अगला स्क्रॉल देखा। उसकी भौहें और भी सिकुड़ गईं।
यह अभी भी एक निर्दोष को मारने से संबंधित था। छोड़ो, चलो अगला देखते हैं। उसने आखिरी स्क्रॉल खोला और उसे पढ़ा। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, मिशन, ग्रिम्स की हत्या। प्रकार, हत्या। ग्रेड, निम्न स्तरीय नश्वर ग्रेड मिशन। आवश्यकता, वर्णन, एक लालची सुअर जो केवल मनोरंजन के लिए मासूम युवा लड़कियों का बलात्कार करता है। मैं पीड़ितों में से एक था। वह रॉयल कैपिटल की झुग्गियों के पास रहता है और एक स्थानीय ठग नेता है। उसकी साधना पीक लेवल एनर्जी कंडेंसिंग स्टेज के आसपास है। लक्ष्य की छवि, पुरस्कार, निम्न स्तरीय नश्वर ग्रेड डार्क संगठन का बैज। मिशन जारीकर्ता, अनाम। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, डेविस घृणा से कराह उठा। उसने आखिरी स्क्रॉल काले वस्त्र वाले आदमी को सौंप दिया। मैंने इसे चुना है। फिर उसने बाकी 2 स्क्रॉल वापस कर दिए। मैं समझता हूँ, लगता है सीनियर को मासूमों को मारना पसंद नहीं है। ये भी ठीक है। मिशन की सामग्री को देखते हुए काले वस्त्र वाले ने सिर हिलाया। डेविस ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तुम मेरे चरित्र का निर्धारण कर रहे हो? ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, भविष्य के संदर्भों के लिए जब मैं संभवतः तुम्हें कुछ मिशन सुझा सकूं। काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने अपने हाथ हिलाए। मेरे साथ बकवास मत करो, सच उगल दो। डेविस ने काले वस्त्र वाले व्यक्ति पर दबाव बनाने के लिए अपनी आत्मा का इस्तेमाल किया। वह पीक लेवल इन्फेंट सोल स्टेज में था। उसकी आत्मा 5 गुना शक्तिशाली थी। यह एक उच्च स्तरीय युवा सोल स्टेज विशेषज्ञ के खिलाफ भी काम कर सकती थी, इस कमजोर काले वस्त्र वाले व्यक्ति के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, सीनियर। ये भर्ती का एक हिस्सा है। हमें कम से कम ये तो देखना ही होगा कि तुम किस तरह के हत्यारे हो। काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने डर के मारे कहा। तो मैं किस तरह का हूँ? डेविस ने भयानक रूप से मुस्कुराया। उसकी अभिव्यक्ति भयावह थी। मुझे लगता है कि वरिष्ठ व्यक्ति वह होता है जो नैतिक मूल्यों को बनाए रखता है। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने घुटन भरी सांस ली। कुछ सेकंड और बीते जिससे वह डर से कांप उठा। हम्फ। डेविस ने फिर काले वस्त्र पहने व्यक्ति पर दबाव डालने से अपनी आत्मा को वापस खींच लिया और वापस जाने के लिए मुड़ गया। अगली बार मुझे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो मेरी जांच कर रहे हैं, उसने सोचते हुए भौहें सिकुड़ीं। वरिष्ठ, चिंता मत करो, जब तुम वापस आओगे तो मैं कुछ पीक लेवल अर्थ ग्रेड मिशन रखूंगा जो तुम्हारी प्राथमिकताओं के अंतर्गत हैं ताकि तुम रैंक में ऊपर चढ़ सको। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने चिल्लाया। डेविस ने उसे अनदेखा किया और डार्क कंसीलिंग श्राउड आर्ट को फिर से सक्रिय करते हुए चला गया। अध्याय 47, डार्क अर्थ संगठन में प्रवेश। बाहर जाते समय डेविस ने 2 काले वस्त्र पहने हुए छायाचित्र देखे। जब वह उनके पास से गुजरा तो उसने उन्हें देखा। 2 काले वस्त्र पहने पात्र अपने काम में लगे हुए थे जब वे उसके पास से गुजरे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वे उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वह बिना किसी मांसपेशी को हिलाए पूरी तरह से छिप गया था। हत्यारे, वे काफ़ी मजबूत भी दिखते हैं। वे यहाँ किस लिए हैं? डेविस ने बाद में जांच करने का निर्णय लेने से पहले एक पल के लिए विचार किया। वह मिशन पूरा करने के लिए बाहर गया और रात खत्म होने से पहले जितनी जल्दी हो सके वापस आ गया। वह जल्दी से रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के बाहर गया और सड़क पर एक अनजान व्यक्ति से रास्ता पूछा। वह अनजान व्यक्ति इस बात से निराश था कि एक बूढ़े व्यक्ति ने उससे झुग्गियों के बारे में पूछा था। इसलिए उसने जल्दी से लेकिन विनम्रतापूर्वक बूढ़े व्यक्ति से जल्द छुटकारा पाने का तरीका बताया। झुग्गियों में पहुंचने के बाद उसने सड़क के किनारे एक अनजान बच्चे को जानकारी के लिए इशारा किया। जिस बच्चे को चांदी का सिक्का मिला उसने डेविस को खुशी खुशी ग्रिम्स का ठिकाना बताया। झुग्गियां शानदार शाही राजधानी में भी मौजूद थीं, जिन्हें ज़्यादातर भूमिगत ऑपरेशन के लिए बेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, जो दिन के उजाले में नहीं दिखाई देते थे। इमारतें इतनी जर्जर और जीर्ण शीर्ण थीं कि सालों से किसी ने उनकी परवाह नहीं की। वहाँ ज़्यादातर चोर और अपराधी रहते थे। आम लोग जो उम्मीद खो चुके थे, वे भी यहाँ रहते हुए पूरी तरह बर्बादी में अपना जीवन जी रहे थे। ये जानने के बाद कि ग्रिम्स कहाँ रहता है, वह जीर्ण शीर्ण इमारतों को कूदकर एक निश्चित दिशा में चला गया। आखिरकार मुझे छतों के ऊपर दौड़ने का रोमांच मिल गया। डेविस संतुष्ट महसूस कर रहा था। वह अचानक एक निश्चित इमारत के ऊपर रुक गया। वहां से एक खिड़की से वह एक गंजा नग्न आदमी को सोता हुआ देख सकता था, जिसके कंधों पर एक नग्न युवा लड़की लेटी हुई थी। युवा लड़की रोती रही और ऐसा लग रहा था जैसे गंजे आदमी ने उसका बलात्कार किया हो। छी, लगता है मुझे थोड़ा पहले आना चाहिए था। डेविस ने क्रोध और घृणा से अपनी जीभ चटकाई। दया महसूस की, लेकिन वह नहीं जानता था कि अगर वह पहले भी आ जाता तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह मामला घंटों पहले हुआ था। चुप हो जा कुतिया। ग्रिम्स अचानक जाग गया और उसे एक तरफ धकेल दिया। आह! छोटी लड़की उड़ गई, दरवाजे से टकराए और बुरी तरह रोने लगी। बॉस, कुछ हुआ है? दरवाजे के पीछे से आवाज आई। कुछ नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जब मैं अपनी औरतों का मजा ले रहा हूँ तो भाग जाओ? ग्रिम्स ने गुस्से से दहाड़ लगाए। हाँ, बॉस,
ग्रिम्स ऐसा लग रहा था कि वह नहीं चाहता था कि कोई भी उसके औरतों के साथ दुर्व्यवहार करने के शौक में दखल दे, इसलिए उसने उन्हें इमारत के प्रवेश द्वार पर पहरा देने के लिए रख दिया। लेकिन उसके ये अधीनस्थ हमेशा ये देखने के लिए आते हैं कि वह क्या कर रहा है, जिससे उसका मूड खराब हो जाता है। हे मासूम बनने की कोशिश मत करो कुतिया। युवा लड़की ने ग्रिम्स को नफरत से घूरा जब वह उसके करीब आया। चलो दूसरा राउंड शुरू करते हैं, है ना? ग्रिम्स उसकी चमकती आंखों से उत्तेजित हो रहा था। मुझे उम्मीद है कि तुम एक भयानक मौत मरोगे, युवा लड़की ने ठंडे स्वर में कहा। यही तो मैं चाहती हूँ। वह नफरत, मैं इससे तृप्त नहीं हो पाया। ग्रिम्स दहाड़ते हुए उस पर कूदने ही वाला था कि तभी एक चमकीली रोशनी उसके पास से गुजरी। तारांकन पूछी। ग्रिम्स की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने उस युवा लड़की को घूरा जिसकी आंखें सदमे में चौड़ी हो गई थीं। उस घृणित आंखों में एक लाल रंग का प्रतिबिंब चमक रहा था। ग्रिम्स ने नीचे देखा तो पाया कि उसके शरीर से खून बह रहा था। उसने अपनी गर्दन को छुआ और महसूस किया कि उसका गला काट दिया गया था और वह गिर गया। डेविस ने अपने हाथ में एक कच्चा खंजर पकड़ रखा था जो उसे इस कमरे में मिला था। उसने उसे मारने के बाद अपना छुपा हुआ खंजर खोल दिया। यहाँ, इसे ले लो और वहाँ बच जाओ, डेविस ने कहा और उसने फर्श पर 100 सोने के सिक्कों से भरा एक बोरा रखा और उसे अपनी स्थानिक अंगूठी से लिए गए एक साधारण काले लबादे से ढक दिया। ये देखकर कि युवा लड़की ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, उसने अपना सिर हिलाया और चला गया। कुछ समय बाद युवा लड़की अपनी कल्पना से बाहर आए और उसे अपने पास रखा। रोते हुए 2 शब्द बुदबुदाए। धन्यवाद। डेविस डार्क अर्थ ऑर्गेनाइजेशन ब्रांच में वापस जा रहा था। वह ग्रिम्स से काफ़ी घृणा करता था, इसलिए उसने अपने अधीनस्थों को भी मार डाला जो उसके समान ही पतित थे। उसके कच्चे खंजर ने उनमें से हर एक के सिर में छेद कर दिया था और एक सीमा के भीतर किसी ने भी ये देखने की हिम्मत नहीं की कि क्या हो रहा था, क्योंकि वह उनका पीछा कर रहा था और उन्हें मार रहा था। सच में, वह बस चाहता था कि वह युवा लड़की इस गिरोह द्वारा पीछा किए बिना जीवित रहे, इसलिए उसने इमारत में सभी को मार डाला। जैसे ही वह उस भूमिगत तहखाने में पहुंचा, उसने उस काले कपड़े वाले आदमी को फिर से देखा। मैंने मिशन पूरा कर लिया है। भूमिगत तहखाने में एक शांत आवाज़ गूंजी। तारांकन बम। काले कपड़े वाला आदमी फिर से डर गया क्योंकि वह अपनी कुर्सी से गिर गया। ओह सीनियर, क्या आप कृपया मुझे डराना बंद कर सकते हैं? उसने विनती भरे लहजे में विनती की। मैं कोशिश करूंगा। डेविस चुपचाप प्रकट हुआ। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने निराशा में अपना सिर हिलाया। यहाँ, सीनियर, उसने एक त्रिकोणीय गहरे लाल रंग का बिल्ला दिया जिस पर खंजर का प्रतीक था। डेविस ने इसे लिया और पूछा, क्या आप मेरी हत्या की पुष्टि नहीं करने जा रहे हैं? उसके पास खंजर और ग्रिम्स का खून था जो सबूत के तौर पर काम कर सकता था। ओह, मुझे यकीन है कि वह सीनियर इस घटिया मिशन के साथ धोखा नहीं करेगा, और इसके अलावा हमारे पास हमारे स्रोत और मुखबिर हैं। मैं समझ गया। हमारे डाक अर्थ संगठन की शाखा में आपका स्वागत है, इस तरफ कृपया। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने एक गठन सक्रिय किया और भूमिगत तहखाने की एक पर्दा दीवार जादुई रूप से गायब हो गई। एक भ्रमपूर्ण गठन। डेविस ने दीवार पर टिप्पणी की जो संकीर्ण मार्ग को देखते ही गायब हो गई। हाँ, केवल वही नहीं बल्कि मार्ग भी आक्रामक संरचनाओं से भी भरा हुआ है। काले लबादे वाले आदमी ने गर्व से उत्तर दिया। खांसी, वैसे मेरा उपनाम येलो बड 9 है। सीनियर मुझे येलो कह सकते हैं। सीनियर को जल्द ही रजिस्टर करने के लिए एक उपनाम भी तय करना चाहिए। डेविस ने उपनाम के बारे में सोचते हुए अपना सिर हिलाया। प्यूजियस ट्रॉय 16 के बारे में क्या ख्याल है? उसने इंटरनेट पर क्लासिक ट्रोल नामों के बारे में सोचा और मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। जैसे ही वे संकीर्ण मार्ग से गुजरे, वे अंततः एक ऐसे दरवाजे के सामने पहुंचे जो तीसरे चरण के विशेषज्ञों के हमलों से भी बचाव कर सकता है। स्वाभाविक रूप से, यह उन विशेषज्ञों के सामने लंबे समय तक नहीं टिकेगा। येलो ने त्रिकोणीय कुंजी के साथ दरवाजा खोला और फिर वे अंदर चले गए। उनकी दृष्टि अचानक एक हॉल से भर गई जो 100 से अधिक लोगों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त बड़ा था। दीवार के हर तरफ एक रिसेप्शन काउंटर और बड़ी संख्या में पोस्टर थे। ये पोस्टर मिशन थे जो उनकी कठिनाई के अनुसार रैंक किए गए थे। ये सभी मिशन केवल अर्थ ग्रेड और मॉर्टल ग्रेड थे क्योंकि एक भी स्काई ग्रेड मिशन नहीं मिला था। डेविस ने अपनी आंखों से कमरे के चारों ओर स्कैन किया और कई लोगों को देखा। वे सभी काले वस्त्र पहने हुए थे, विभिन्न प्रकार के मुखौटे, हुड और सभी प्रकार के उपकरण पहने हुए थे जो उनकी पहचान छुपाते थे। उसने उन 2 काले वस्त्र पहने लोगों को भी देखा। प्रवेश द्वार पर उन्हें जो छायाएं मिली, वे एक अजीबोगरीब मुखौटा पहने हुए थे। यहाँ किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में उनकी उपस्थिति अधिक थी। उनका आभामंडल काफी डरावना था जो उनके आसपास के लोगों को डराने वाला लग रहा था। अध्याय 48, डेड एंड। जब वह इधर उधर देख रहा था तो दूसरे भी अपनी कठोर आंखों में एक मापी हुई चमक के साथ उसे घूर रहे थे। अजीबोगरीब मुखौटे वाले उन 2 काले वस्त्रधारी पात्रों ने अपने काम पर ध्यान देने से पहले केवल उसकी ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें उसके जैसे नौसिखिए की परवाह नहीं थी।
डेविस और येलो रिसेप्शन के सामने आए। येलो ने रिसेप्शनिस्ट का अभिवादन किया और उसे भर्ती के बारे में बताया। रिसेप्शनिस्ट ने सिर हिलाया और एक जेड क्रिस्टल निकाला। कृपया अपना उपनाम दर्ज करें ताकि मुख्यालय को भी इस जेड क्रिस्टल की एक प्रति मिल सके। आपकी रैंक को नवीनीकृत करने जैसी अन्य प्रक्रियाओं का ध्यान हम रखेंगे। डेविस ने सिर हिलाया और जेड क्रिस्टल में अपना उपनाम दर्ज किया और उसे वापस दे दिया। अब आप आधिकारिक तौर पर डाक ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं, डेड एंड। रिसेप्शनिस्ट ने अभिवादन किया। ओह, सीनियर को अब डेड एंड कहा जाता है। इतना बढ़िया उपनाम जो दर्शाता है कि जब कोई डेड एंड से मिलता है तो उसका जीवन समाप्त हो जाता है। येलो ने बेशर्मी से आज्ञाकारी कुत्ते की तरह चाटना शुरू कर दिया। तुम वाकई बकवास कर सकते हो। डेविस ने भविष्य के बारे में सोचते हुए अपनी आंखें घुमाईं। लेकिन ये जल्द ही सच हो जाएगा। मैं मुद्दे पर आता हूँ। मैं स्काई ग्रेड मिशन लेना चाहता हूँ। डेविस की कर्कश आवाज़ गूंज उठी। अचानक से आसपास का माहौल शांत हो गया। एक सेकंड के बाद हॉल में बड़बड़ाहट और शोर मच गया क्योंकि वे अपने काम में लगे हुए थे जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। यह डेड एंड, तुम ये मिशन तभी ले सकते हो जब तुम पीक लेवल अर्थ ग्रेड हत्यारे हो। येलो ने माफ़ी मांगते हुए कहा। तो मुझे पीक लेवल अर्थ ग्रेड मिशन दे दो, डेविस ने शांत भाव से कहा। उसे अजीब और अजीब नज़रों से बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। ठीक है, हम तुम्हारी ताकत के संबंध में अपवाद करेंगे, डेड एंड। येलो ने पदोन्नति पाने का मौका लिया जबकि ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हर सदस्य जो हत्यारा नहीं है, खासकर भर्ती करने वाला, उसके पास एक स्लॉट था। अगर उन्होंने जिस व्यक्ति की सिफारिश की थी उसने मिशन पूरा कर लिया तो उसे पुरस्कृत या पदोन्नत किया जा सकता है। लेकिन अगर उन्होंने जिस व्यक्ति की सिफारिश की थी वह विफल हो गया तो वह व्यक्ति विश्वसनीयता खो देगा और उसे सजा मिलेगी। अगर उन्हें किसी के बारे में पूरी तरह से भरोसा नहीं है तो वे किसी की भी सिफारिश नहीं कर सकते। तो कृपया उस दीवार पर मौजूद मिशन चुनें, रिसेप्शनिस्ट ने एक दिशा में इशारा किया। डेविस फिर उस दीवार के पास गया जो सोने की परत चढ़ी हुई थी। कई पोस्टर देखे जा सकते थे। उसने अपनी आत्मा की भावना का उपयोग करके उन सभी को स्कैन किया और निर्दोष लोगों की हत्या से संबंधित किसी भी चीज़ को बाहर कर दिया क्योंकि उसने अनुमान लगाया कि ये सभी वैसे भी दुष्ट लोगों द्वारा जारी किए गए थे। एक पल के चिंतन के बाद उसने सभी पीक लेवल अर्थ ग्रेड मिशन चुने जिसमें ऐसे लोग शामिल थे जो मरने के योग्य थे। उसने कुल 5 मिशन चुने। उसमें से उसने एक चुना और रिसेप्शनिस्ट को सौंप दिया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, मिशन हरमन की हत्या। प्रकार हत्या। ग्रेड पीक लेवल अर्थ ग्रेड मिशन। आवश्यकता उच्च स्तरीय अर्थ ग्रेड हत्यारा और उससे ऊपर। विवरण, इस व्यक्ति ने लगभग 40 साल पहले अल्फ्रेड किंगडम के पास एक पूरे गांव का नरसंहार किया था। मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन यह उसके लिए मज़ेदार लग रहा था। मैंने इस मिशन को जारी करने के लिए अपना पूरा जीवन काम किया ताकि कोई इस व्यक्ति को ढूंढ सके और मार सके। उसका साधना आधार लगभग पीक लेवल रिवॉल्विंग कोर स्टेज, पीक लेवल आयरन स्टेज, मिड लेवल शिशु आत्मा स्टेज पर है। ठिकाना अज्ञात है लेकिन आखिरी बार अल्फ्रेड किंगडम में देखा गया था। लक्ष्य की छवि। पुरस्कार पीक लेवल अर्थ ग्रेड डाक ऑर्गेनाइजेशन का बैज 1000 प्लेटिनम सिक्के। मिशन जारीकर्ता अनाम। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मिशन पोस्टर प्राप्त करते हुए रिसेप्शनिस्ट की आंखें चौड़ी हो गईं जबकि येलो ने जल्दी से समझाया। यह मिशन, इसे कुछ सालों में पूरा करना संभव नहीं है। हमारे पास कोई सुराग नहीं है कि लक्ष्य कहाँ है, यहाँ तक कि हमारे खुफिया नेटवर्क के साथ भी। इसके अलावा लक्ष्य तीनों साधना प्रणालियों में प्रशिक्षित है जिससे उसे मारना और भी मुश्किल हो जाता है। लक्ष्य के वर्तमान ठिकाने की अनदेखी करते हुए इस लक्ष्य को मारना हमारे स्काई ग्रेड हत्यारों के लिए भी मुश्किल है क्योंकि वह भागने की बहुत सी तकनीकें और कलाएं जानता है। इसी कारण से यह मिशन अभी भी पूरा नहीं हुआ है जबकि इसे 10 साल से भी ज़्यादा पहले पोस्ट किया गया था। डेविस ने कोई जवाब नहीं दिया जबकि रिसेप्शनिस्ट डेविस को देखता रहा। तो मैं तुम्हें इस मिशन को सौंप दूंगा। इस मिशन पर पहले से ही 3 स्काई ग्रेड हत्यारे, 7 पीक लेवल अर्थ ग्रेड हत्यारे और 2 हाई लेवल अर्थ ग्रेड हत्यारे काम कर रहे हैं। ओह, क्या मैं कई मिशन नहीं ले सकता? आप कई मॉर्टल ग्रेड मिशन ले सकते हैं लेकिन अर्थ ग्रेड मिशन नहीं। इसके लिए आपको एक अर्थ ग्रेड हत्यारा होना चाहिए, रिसेप्शनिस्ट ने शांति से समझाया। मुझे पता था। डेविस ने भौहें सिकुड़ी और येलो के साथ चला गया। तो वे 2 हत्यारे कौन हैं? डेविस ने उन 2 की ओर इशारा किया जिनसे वह आज प्रवेश द्वार पर मिला था। वे स्काई ग्रेड हत्यारे हैं। सबसे अधिक संभावना है कि उन्हें स्काई ग्रेड मिशन के लिए नियुक्त किया गया है क्योंकि वे घायल होने तक निम्न स्तरीय मिशन लेने की जहमत नहीं उठाएंगे। येलो ने उनकी ओर देखा और जवाब दिया। स्काई ग्रेड हत्यारे यहाँ तैनात हैं। लगता है कि शायद इसका संबंध किसी शक्तिशाली व्यक्ति की हत्या से है, डेविस ने अनुमान लगाया। डेविस को गहरी सोच में डूबा देखकर येलो ने आश्वस्त किया। चिंता मत करो सीनियर डेड एंड।
अपना वर्तमान मिशन पूरा करने के बाद आप स्काई ग्रेड मिशन कर पाएंगे। हे, डेविस ने कर्कश स्वर में हंसते हुए अपना सिर हिलाया जैसे कि वह कोई बुरा आदमी हो। फिर वह चला गया। अच्छा, क्या अब तुम बहुत बड़ी मुसीबत में नहीं हो? यह लो। वह व्यक्ति इतनी जल्दी यह मिशन पूरा नहीं कर पाएगा, जिससे तुम पूरे साल चिंता में डूबे रहोगे। हा हा हा। शांत रिसेप्शनिस्ट ने अचानक अपना स्वर बदला और चिढ़ाने वाली आवाज में बोला, तारांकन, मैं इसे वापस नहीं ले सकता। मुझे अकेला छोड़ दो, ठीक है? मुझे बस यही उम्मीद करनी होगी कि वह कम से कम 10 साल से पहले मिशन पूरा कर लेगा। येलो ने अपने भविष्य के बारे में चिंता करते हुए दुखी होकर कहा। हाँ, सपने देखते रहो येलो, रिसेप्शनिस्ट ने मजाक करते हुए हंसा। डेविस को हरमन को खोजने की चिंता नहीं थी क्योंकि हरमन एक ही चाल में उसके पास आ जाएगा। उसे बस अपने लक्ष्य का नाम डेट बुक में लिखना था और उसका चेहरा पहचानना था, और लक्ष्य कुछ ही समय में मर जाएगा। डेविस को डेट बुक का उपयोग करके किसी व्यक्ति को मारने के लिए केवल उसका नाम और चेहरा जानना था, हालांकि इसकी कुछ सीमाएं थीं। फिर भी उसे अपनी मृत्यु को साबित करने के लिए हरमन के शरीर की आवश्यकता थी। इसलिए इंपीरियल कैसल लौटते समय उसने एक योजना बनाई और उसे तुरंत क्रियान्वित किया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। हरमन, अचानक एक विचार उसे 10 दिनों के भीतर लोरेट साम्राज्य में रॉयल कैपिटल के दक्षिण द्वार के पास चुपके से आने के लिए मजबूर करता है। वह उस स्थान पर रहता है, इस बात के सुराग खोजता है कि उसे इस स्थान पर आने के लिए किसने मजबूर किया। अगर वह तुम्हें लकवा मार जाएगा शब्द सुनता है तो उसका शरीर लकवाग्रस्त हो जाएगा। वह तब तक वहां प्रतीक्षा करता है जब तक कि कोई निश्चित व्यक्ति अपना जीवन समाप्त करने के लिए नहीं आता। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। डेविस इन शब्दों पर मुस्कुराया और आकाश की ओर देखा। ये देखकर कि भोर होने वाली थी, वह इंपीरियल कैसल में वापस आ गया और बिना किसी परेशानी के सुरक्षित रूप से अपने अध्ययन कक्ष में प्रवेश कर गया। एलिया, मैं वापस आ गया हूँ। क्या कुछ हुआ है? तारांकन धमाका। डेविस अचानक अध्ययन कक्ष में प्रकट हुआ, जिससे एलिया घबरा गई। वह चौंककर उछल पड़ी और उसका सिर छत से टकरा गया। उसने दुखी होकर अपने होंठ भींच लिए और क्षमाप्रार्थी दृष्टि से उसकी ओर देखा। लगता है मुझे लोगों के पीछे से निकलना बंद करना होगा। अध्याय 49, एवलिन से फिर मिलना। वाह डेविस, तुम बेवकूफ़ हो, एलिया चिल्लाई और फिर अपने चेहरे पर आंसू भरे भाव के साथ बुदबुदाई। ठीक है, मुझे खेद है, मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगी। तो क्या मेरे दूर रहने के दौरान कुछ हुआ था? डेविस ने हंसते हुए पूछा। उसे बिल्कुल भी खेद नहीं था, लेकिन उसे धमकाना अच्छा लग रहा था। इस तथ्य के अलावा कि तुमने मुझे बहुत डरा दिया, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं हुआ। एलिया ने उसे घूरते हुए देखा और मुंह बनाया। हो, तुम अपना ख्याल रख रहे हो, अच्छा काम करते रहो। डेविस ने उसके सिर पर थपथपाया। एलिया ने मुंह बनाते हुए उसकी नज़रों से बचती रही। ठीक है, अब और जब भी तुम्हारे पास समय हो उन युद्ध तकनीकों का अभ्यास करना मत भूलना। महम्मा, एलिया ने उसे स्वीकृति की आवाज़ दी। इक्वल्स। अगले 3 दिनों तक डेविस दिन में संदेह से बचने के लिए इंपीरियल कैसल में रहा और रात में हरमन को देखने के लिए साउथ गेट पर गया। दुर्भाग्य से हरमन अभी भी दिखाई नहीं दिया। डेविस ने अनुमान लगाया कि वह शायद अपने रास्ते पर है, इसलिए वह अधीर नहीं था। आज चौथा दिन था। उसने कुछ दिन पहले एवलिन से मिलने की योजना बनाई थी, इसलिए उसने 2 दिन पहले कॉल्डन फैमिली मैनर को संदेश भेजा कि वे तैयार रहें। हालांकि उसका ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन शाही कारणों से ऐसा किया गया था। इस बार उसके साथ एलिया और वही कुलीन शाही रक्षक थे जो पिछली बार उसके साथ थे। डेविस कॉल्डन फैमिली मैनर में पहुंच गया, जहां उसने 4 दिन पहले घुसपैठ करने की कोशिश की थी। उसका लक्ष्य एवलिन से संपर्क करना और किसी तरह उसे रात में मिलने के लिए कहना था। वह जानता था कि वह और एवलिन लोगों से घिरे होने पर अपने दिल की बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए वह चाहता था कि वह उससे अकेले में मिले। वह गाड़ी से उतरा तो लोगों की एक पूरी भीड़ ने उसका स्वागत किया और चिल्लाने लगे, हम प्रथम राजकुमार का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। फिर पूरी भीड़ ने व्यवस्थित रूप से सिर झुकाया। डेविस ने जब दृश्य का निरीक्षण किया तो वह चकित रह गया। उसे फिर से याद दिलाया गया कि वह एक उच्च पद का व्यक्ति था। पूरे दिन इंपीरियल कैसल में बंद रहना, खेती करते समय पढ़ना और खेती के बारे में सीखना उसे वास्तविकता से थोड़ा दूर ले गया। अपना सिर ऊपर उठाओ, डेविस ने शांत चेहरे के साथ कहा, और हालांकि उसे थोड़ा अजीब लगा, उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। ऐसे व्यवहार, वास्तव में स्वर्ग का बेटा, बहुत प्यारा। चारों ओर तरह तरह की फुसफुसाहटें गूंज उठीं, लेकिन इससे डेविस को सिर्फ एक छेद में छिपने का मन हुआ। मैंने तो बस नाटक किया, उसने दुखी होकर सोचा। लोगों की चाटुकारिता की एक सीमा होती है न? स्वागत है क्राउन प्रिंस डेविस। मेरा नाम हेनरी कॉल्डन है, मैं कॉल्डन परिवार का एक बुजुर्ग हूँ। अगर आप चाहें तो कृपया मुझे आपको कॉल्डन परिवार के मनों के बारे में बताने दें। ठीक है, डेविस ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखते हुए अपने सिर को सीधा रखते हुए उत्तर दिया।
फिर वह हेनरी कॉल्डन के पीछे चला गया, जबकि एलिया और रेनार्ड उसके पीछे चले गए। वे एक हॉल में पहुंचे जहां बहुत से लोग इकट्ठे थे। बहुत से लोग उत्साह से भरे हुए थे, जबकि कुछ लोग शांति से उसे देख रहे थे। डेविस ने किसी भी प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह जल्दी ही ऊब गया था, लेकिन उसने मनों की वास्तुकला की प्रशंसा करने के लिए चारों ओर देखा। वह बिना किसी का अभिवादन किए एक कुर्सी पर बैठ गया, जबकि एलिया और रेनार्ड उसके पीछे खड़े थे। कुछ लोग जो उसके अहंकार को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, फिर भी वे क्राउन प्रिंस से सवाल नहीं कर सकते थे, है न? मैं मुद्दे पर आता हूँ। मैंने 2 दिन पहले घोषणा की थी कि मैं व्यक्तिगत रूप से कॉल्डन परिवार से मिलने जाऊंगा, लेकिन मेरा उद्देश्य यहाँ मिस एवलिन से मिलना था। तो वह कहाँ है? डेविस ने चारों ओर देखा और एक अभिमानी युवा स्वामी का रवैया अपनाया। ये सुनकर कुछ लोग बहुत खुश हुए, जबकि कुछ अन्य ने भौहें सिकोड़ीं। जो लोग खुश थे वे सभी बुजुर्ग थे। उन्हें लगा कि क्राउन प्रिंस आखिरकार अपनी युवा मालकिन की सुंदरता से मोहित हो गए हैं। वे 1 साल पहले से ही डरे हुए थे, जब राजकुमार ने कहा था कि उसके लिए शादी से पीछे हटना ठीक है, खासकर तब जब 1 साल बीत चुका है और शाही परिवार की ओर से इस बारे में कुछ भी कहने की कोई खबर नहीं है। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि ऐसा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी भौहें सिकोड़ने वाले युवा थे, इतने युवा कि वे कई गलतियां कर सकते थे। उन्हें घमंडी राजकुमार का लहजा पसंद नहीं आया। भले ही उनका परिवार एवलिन को एक व्यापार योग्य वस्तु की तरह इस्तेमाल कर रहा था, फिर भी वह उनकी नज़र में बेहद खूबसूरत थी। इसलिए उनमें से कुछ उसे उपपत्नी के रूप में देने से ईर्ष्या कर रहे थे, भले ही उन्हें अपने परिवार की युवा मालकिन के साथ रहने का मौका न मिला हो। हालांकि उनमें से ज़्यादातर कॉल्डन परिवार के सदस्य थे, लेकिन उनमें से कुछ सीधे तौर पर संबंधित नहीं थे, जिसका मतलब है कि वे एक दूसरे से शादी कर सकते थे, बशर्ते कि बुजुर्ग स्वीकार करें। हाँ, राजकुमार निश्चित रूप से हमारी युवा मालकिन से मिलने के लिए उत्सुक है। एक अनजान बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। वह जल्द ही यहाँ आएगी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्राउन प्रिंस डेविस, एक बूढ़ी महिला ने कहा, और उसके लबादे से पता चला कि वह भी एक बुजुर्ग थी। डेविस ने अपना सिर हिलाया क्योंकि वह अंदर ही अंदर उनकी ताकत को मापने की कोशिश कर रहा था। 1 या 2 बुजुर्गों की निश्चित रूप से बड़ी उपस्थिति है। वे चौथे चरण में होंगे, शायद शीर्ष स्तर पर, उसने सोचा, जबकि उसे बलशाली और अभिमानी दिखने की तत्काल आवश्यकता महसूस हुई। अन्यथा लोग उसकी बातों पर गंभीरता से विचार नहीं करेंगे, खासकर उसकी उम्र और उसके बचकाने लेकिन आकर्षक चेहरे को देखते हुए, जो भविष्य की रेशमी पैंट छवि के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। युवा लोगों का एक समूह अचानक शोर मचाने लगा। हर कोई अपना सिर घुमाकर देखता है कि एक सुंदर महिला उनकी ओर आ रही है, उसके पीछे एक नौकरानी है। डेविस का जबड़ा लगभग खुला रह गया, लेकिन उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था। अरे, क्या दुष्ट है! अगर उसके बगल में एक मच्छर भी होता तो शायद उसके मुंह में जाने का मौका होता। एवलिन अपनी आकर्षक आकृति के साथ एक जादूगरनी की तरह लग रही थी। उसने एक चमकीले बैंगनी रंग का स्लीवलेस चोंगसम पहना था जो उसके कारुस को उभार रहा था। उसकी ड्रेस पर त्रिकोणीय आकार का कट होने के कारण उसकी क्लीवेज थोड़ी दिखाई दे रही थी। उसके लंबे हरे बाल उसकी कमर तक पहुंच रहे थे और उसके बगल के बालों को उसके सिर के पीछे एक छोटे से बन में बांधा गया था। डेविस अपने आप ही एक ऐसे आदमी की तरह खड़ा हो गया जो मोहित हो गया हो और अभिवादन करने के लिए उसके सामने आ गया। मुझे आशा है कि आप ठीक होंगी, मिस एवलिन। उसने अपने हाथ जोड़े। प्रिंस डेविस बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले हैं। जब से तुम मुझे आखिरी बार देखने के बाद गए हो, तब से मैं ठीक हूँ। थोड़ा सिर झुकाते हुए एवलिन ने उदासीन स्वर में जवाब दिया। हाँ, मैं समझ गई। डेविस ने अजीब तरह से ठहाका लगाया। मम्मा, जिस तरह से उसने ये कहा, लगता है कि इसके पीछे कोई छिपा हुआ अर्थ है। उसने थोड़ा सोचा, हालांकि वह ये नहीं बता सकता था कि उसका अर्थ सकारात्मक था या नकारात्मक। उसके बाद सभी ने क्रमशः डाइनिंग टेबल पर अपनी सीटें ले लीं और वे दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। डेविस और एवलिन एक ही टेबल पर एक दूसरे के सामने बैठे थे। सभी के लिए खाने के लिए एक बहुत बड़ी दावत तैयार की गई थी, इसलिए कमोबेश उनकी आंखें सिर्फ उन पर थीं जबकि उनके मुंह सामने की ओर थे। मिस एवलिन, आज मैं खास तौर पर आपसे मिलने आया हूँ। ये देखकर कि उनकी टेबल पर असामान्य रूप से सन्नाटा था, उसने बातचीत शुरू की। मुझे देखा, तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो, प्रिंस डेविस। मिस एवलिन ने फिर भी उदासीनता से जवाब दिया। हालांकि जब उसके रसीले होंठ हिलते थे तो ऐसा लगता था जैसे उस पर कोई जादू कर दिया गया हो। हाँ, सच कहा जाए, उस दिन के बाद से मैंने तुम्हारे बारे में कई बार सोचा जब हम आखिरी बार मिले थे। डेविस ने पूरी ईमानदारी से सच बताया क्योंकि वह समय समय पर उसके बारे में सोचता था। वे चोटियाँ, खांसी, वह सुंदर सुस्त आंखें और उसकी मोहक आवाज़। हाँ, राजकुमार निश्चित रूप से मजाक कर सकता है। एवलिन ने अपनी आंखें घुमाईं और बेपरवाही से कहा। डेविस ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव बनाया। उसकी तारीफ की जांच पूरी हो चुकी थी और अब उसे पता था कि उसने किसी तरह इस महिला को नाराज कर दिया था।
समय बीतता गया और दोनों ने इस अजीब माहौल में खाना खत्म किया। किसी ने उन्हें परेशान नहीं किया, लेकिन वे बस चुपचाप उनकी बातचीत सुन रहे थे। दोनों ने समय समय पर कुछ सुखद बातें की, लेकिन बातचीत आगे नहीं बढ़ रही थी, खासकर एवलिन के रक्षात्मक रुख अपनाने के बाद। मम्मा, एक मूर्ख भी बता सकता है कि वह किसी बात से नाराज है। क्या मैंने उसे नाराज किया? मैंने ऐसा कब किया? डेविस ने मन ही मन सोचा। उसने पहले ही उस मामले के बारे में सोच लिया था जहां उसने उसे 1 साल तक बिना कुछ कहे अकेला छोड़ दिया था, लेकिन निश्चित रूप से वह 10 साल से कम उम्र के बच्चे से कोई बात की उम्मीद नहीं करेगी, है ना? वास्तव में उस पर ढेर सारे काम होने के कारण उसे उम्मीद थी कि वह उसे एक पत्र या कुछ और भेजेगी जिसमें लिखा होगा कि वह शादी से इनकार करना चाहती है या कुछ और, लेकिन उसे कुछ नहीं सूझा। अभी उसके लिए वह प्राथमिकता नहीं थी, लेकिन भविष्य के लिए, जहां वह एक परिवार चाहता था, वह प्राथमिकता थी। इसलिए जब तक उसने एक निश्चित मात्रा में खेती नहीं कर ली, तब तक वह उससे मिलने नहीं गया। अध्याय 50, कोर एक्सपेंशन पिल। डेविस ने कुछ देर तक सोचा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि उसने गलती कब की थी। मिस एवलिन, मैं देख सकता हूं कि आप नाराज हैं। अगर मैंने किसी कारण से आपको नाराज किया है तो मैं माफ़ी मांगता हूं। चलो अपनी स्थिति को भूल जाते हैं और एक बार निष्पक्ष बातचीत करते हैं, है ना? एवलिन ने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसने नहीं सोचा था कि इस छोटे बच्चे में एक सज्जन की तरह व्यवहार करने और माफ़ी मांगने की क्षमता होगी। कम से कम उसमें अपनी उम्र के हिसाब से एक वयस्क की तरह सोचने की क्षमता है, और इसके लिए मुझे लगता है कि मुझे आभारी होना चाहिए। ये सही है, एवलिन। तुम एक बच्चे के सामने क्यों नखरे कर रही हो? क्या तुम मूर्ख हो? उसने खुद से पूछा और वह लगभग शर्म से लाल हो गई। शाही परिवार ऐसे बच्चे को कैसे पालता है? उसे लगा कि उसके पास डेविस जैसी मानसिकता भी नहीं है। जब उसने डेविस को हॉल में देखा तो उस पल उसने सोचा कि उसे अपनी सारी कुंठा उस पर निकाल देनी चाहिए, जिससे वह उनकी सगाई रद्द कर देगा। अब वह सारी कुंठा जिसने उसे पीड़ा दी थी, उसके माफ़ी मांगने के बाद उसकी अपनी गलतफहमियां लग रही थीं। आखिरकार वह मुस्कुराए और अपने होश में आए। मैं भी अभी अभी क्राउन प्रिंस को मेरी वजह से परेशान करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। डेविस, जिसने वह मुस्कान देखी, थोड़ा मंत्रमुग्ध हो गया। प्रिंस डेविस। एवलिन ने देखा कि डेविस अचानक उसे देखते हुए जम गया। उसने थोड़ी चिंता के साथ पूछा क्योंकि उसे डेविस से थोड़ी लगाव हो गया था। उसने सोचा कि शायद उसने अब उसे थोड़ा नाराज कर दिया है। डेविस अपनी कल्पना से जागा क्योंकि उसने कुछ तय किया था। उसने अपनी कोहनी टेबल पर रखी, अपनी उंगलियां आपस में फंसाईं, अपनी ठुड्डी को उन पर टिकाया और मुस्कुराया। आप बहुत खूबसूरत हैं, मिस एवलिन। तारांकन बदम, तारांकन। उसका दिल धड़क उठा और वह किसी कारण से संतुष्ट होने से पहले 1 सेकंड के लिए रुक गई। आप मजाक कर रहे हैं, क्राउन प्रिंस। मुझे पता है कि मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ। एवलिन को खुशी महसूस हुई। सच कहा जाए तो डेविस सुंदरता से बिल्कुल भी अछूता नहीं था। क्योंकि वह अपने पिछले जीवन में संयमित था, वह इस जीवन में पूरी तरह से जीना चाहता था और उसने लगभग इस महिला को चुनने का फैसला कर लिया था। वह उसे पसंद करता था और अगर वह भी उसे पसंद करती तो उसे अपना बनाना चाहता था, लेकिन एक पुरुष के रूप में उसे हमेशा पहला कदम उठाना पड़ता है। मेरे पास एक उपहार है जो मैं आपको देना चाहता था, मिस एवलिन। उसने ये कहते हुए अपनी स्थानिक अंगूठी से एक संदूक निकाला। एवलिन चौंक कर खड़ी हो गई क्योंकि उसे उपहार की उम्मीद नहीं थी। वे दोनों खड़े हो गए थे। वह उसके करीब आया और संदूक खोला। संदूक के अंदर एक पीक अर्थ ग्रेड पिल थी, जिससे एक अनोखी खुशबू आ रही थी। क्या ये कोर एक्सपेंशन पिल नहीं है? पास में मौजूद एक जानकार व्यक्ति ने गोली देखते ही चिल्लाया। कोर एक्सपेंशन पिल, वह जिसे दुर्लभ सामग्रियों के कारण परिष्कृत करना मुश्किल कहा जाता है। एक अन्य व्यक्ति ने असमंजस में पूछा। हाँ, ये कोर एक्सपेंशन पिल है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति को रिवॉल्विंग कोर स्टेज में आगे बढ़ने के लिए किया जाता है, चाहे आप किसी भी स्तर पर हों। ये बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज तक पहुंचने की संभावनाओं को भी बढ़ा सकता है, इसलिए इसकी कमी और दुर्लभता है। डेविस ने अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। वाह! आसपास के लोग शोर मचा रहे थे, इंपीरियल परिवार की संपत्ति से आश्चर्यचकित हो रहे थे। वे पीक अर्थ ग्रेड की गोलियां भी बना सकते थे, लेकिन उन्हें रॉयल परिवार की तरह आसानी से उपहार में नहीं दे सकते थे। एवलिन हैरान दिखीं। मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे ये बहुमूल्य उपहार मिला? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे वास्तव में मुझसे लगाव हो गया है? एवलिन ने सोचा, लेकिन कोर एक्सपेंशन पिल लेने के लिए आगे नहीं बढ़ी। अगर वे इसे बनाने या खरीदने में कामयाब हो जाते तो उनका कॉल्डन एम्पोरियम भी इसे आसानी से नहीं बेच पाता। मैं जोर देता हूँ, डेविस ने धीरे से कहा। ये देखकर कि एवलिन ने अभी भी उससे संदूक नहीं लिया है, उसने उसे उसके पास धकेल दिया और उसके कान में फुसफुसाया। संदूक में, जब तुम अकेली हो जाओ तो गोली रखने वाले डिब्बे के नीचे देखो। उसकी गर्म सांसों को महसूस करते हुए एवलिन की आंखें चौड़ी हो गईं और वह स्पष्ट रूप से शर्मा गई। डेविस पीछे हट गया और उसे देखकर मुस्कुराया।
चूंकि राजकुमार ने जोर दिया है तो मैं मना नहीं करूंगा। मैं क्राउन प्रिंस को उनके भरपूर उपहार के लिए धन्यवाद देता हूं। एवलिन ने छाती को पकड़ते हुए थोड़ा झुकाया, उसका लाल होना अभी भी गायब नहीं हुआ था, लेकिन वह घबराई नहीं थी। वह और भी सुंदर दिखाई देने लगी। फिर उसने उस छाती को अपने स्थानिक रिंग में ले लिया। छाती को गायब होते देख रिवॉल्विंग कोर स्टेज और यहाँ तक कि नीचे के कई साधक बेहद ईर्ष्यालु हो गए, लेकिन वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सके। तो मैं आपको अलविदा कहता हूँ मिस एवलिन, डेविस ने मुड़कर हाथ जोड़कर कहा। मैं शानदार दावत के लिए कॉल्डन परिवार को धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट था। मैं अब विदा लेता हूँ। फिर वह एलिया और रेनार्ड के साथ चला गया, जबकि वे उसके जाने पर उसके साथ शामिल हो गए। हेनरी, जो एक बुजुर्ग था, और कुछ अन्य लोग डेविस के साथ गाड़ी तक पहुंचने तक उसके साथ रहे। उन्होंने डेविस पर अच्छा प्रभाव डालने की कोशिश करते हुए कुछ सुखद बातें की। हालांकि उन्होंने जो भी कहा, डेविस ने अपनी वाक्पटुता से उन्हें विचलित कर दिया कि वह आज से बेहतर हो रहा है। बिना किसी शोर शराबे के उसने फिर से विदाई ली और जागीर से चला गया। कुछ देर बाद एवलिन के कमरे में कॉल्डन परिवार की जागीर। मिस, आपने उपहार को अस्वीकार क्यों नहीं किया? अगर आपने ऐसा किया होता तो मुझे लगता है कि आपने उसे इतना नाराज कर दिया होता कि वह आपके साथ इस शादी को रद्द करने का फैसला कर लेता। मैसी, आप निश्चित रूप से कल्पना कर सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि वह समझदार बच्चा इस चाल में फंसेगा। इसके अलावा, एवलिन ने कहा, और वह शर्मा गई, लेकिन बीच में ही रुक गई। वैसे भी मिस, कृपया जल्दी से मुझे देखने के लिए कोर समथिंग पिल निकाल दें। मैसी ने एवलिन के सामने बिगड़ेल होने का नाटक किया। उनका रिश्ता सौहार्दपूर्ण और अच्छा था क्योंकि वे बचपन से साथ थे। ये सुनकर उसे अचानक डेविस द्वारा फुसफुसाए गए शब्द याद आ गए। उसके इस अनुचित कृत्य के बारे में सोचकर वह फिर से थोड़ा शर्मा गई। कोई भी पुरुष या कोई भी लड़का कभी भी उसके इतने करीब नहीं आया। उसने सिर हिलाया और अपनी स्पेस रिंग से संदूक को बाहर निकाला। उसने तुरंत उसे खोला और अचानक ये देखने के लिए उत्सुक हो गई कि गोली के नीचे क्या है। वाह, इस गोली की खुशबू बहुत अच्छी है। एक बार सूंघने पर मैं बता सकती हूँ कि यह मेरी ऊर्जा संघनन अवस्था की साधना को बढ़ाती है। मैसी ने गहरी सांस ली क्योंकि वह अनोखी खुशबू से नशे में थी। एवलिन ने उसे गोली थमा दी और उसे चेतावनी दी, इसे खाने की हिम्मत मत करना। मुझे भी इसकी ज़रूरत है। मुझे पता है, हे। मैसी ने मासूमियत से हंसते हुए उसके हाथों से गोली ले ली और वह फिर से नशे में आ गई। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए एवलिन ने संदूक में गोली रखने वाले को हटाया और एक पत्र और एक जेड क्रिस्टल देखा। एक पत्र और एक जेड क्रिस्टल जो दूसरे के टूटने पर टूट जाता है। उसने पत्र निकाला और उसे पढ़ा। मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ मिस एवलिन। संभवतः रात के समय जब कोई भी आसपास न हो और शादी के बारे में हमारे फैसलों में हस्तक्षेप करने में सक्षम न हो। मुझे पता है कि अगर आप बाहर जाती हैं तो रात के समय आप पर नज़र रखी जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप संदेह से बचने के लिए इन कुछ दिनों में कॉल्डन पिल स्टोर में रहें। मैं किसी तरह चुपके से बाहर निकलूंगा और इन कुछ दिनों में आपसे मिलने के लिए कॉल्डन पिल स्टोर आऊँगा। मैं जेड क्रिस्टल को तोड़ दूंगा जो ये संकेत देगा कि मैं कॉल्डन पिल स्टोर में हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप उस समय वहाँ होंगे। वह रात में मुझसे मिलना चाहता है। और अकेले। विभिन्न संभावनाओं पर विचार करते हुए उसके दिमाग में अभद्र विचार घूम रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि यह शादी के बारे में था, वह शांत हो गई। अच्छा, एक छोटा लड़का कभी इतना दुष्ट नहीं हो सकता, मुझे लगता है। उसने ऑर्डर देने से पहले एक पल के लिए सोचा। मैसी, कुछ चीज़ें तैयार करो। हम एक सप्ताह के लिए कॉल्डन पिल स्टोर में रहेंगे। साथ ही मेरे पिता को भी इसके बारे में सूचित करो। ठीक है। मैसी ने एक पल के लिए एवलिन की ओर देखा और फिर सूंघना जारी रखा, अपनी साधना पुस्तिका को घुमाते हुए। एक सप्ताह। मैं एक सप्ताह तक तुम्हारा इंतजार करूंगी, क्राउन प्रिंस डेविस। एवलिन ने धीरे से बुदबुदाया और पत्र को अपनी आस्तीन की जेब में रख लिया। यह अज्ञात था कि उसने अभी क्या निर्णय लिया था, लेकिन उसकी निगाहें उत्सुक और दृढ़ लग रही थीं।